हेलो, वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इंटीजर्स के। इंटीजर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम प्योरली सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। और जो आज है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो प्योरली ओलंपियाड क्वेश्चन बेस्ड है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, विच सेज इवेल्युएट। अब हमें वही सब एक साथ यूज़ करना है जो कि हम अभी तक पढ़ लिए हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है वही हमें यूज़ करनी होती है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है। एंड आई टोल्ड यू कि जब कुछ ब्रैकेट्स में होता है हम उसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट एक्सपैंड करते हैं, तो जो भी साइन बाहर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर के साइन से। तो मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई करूँगी -11। और अब ये ब्रैकेट सबसे पहले मैं जो हम ब्रैकेट जो होता है उसे सॉल्व करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनसाइड ब्रैकेट ये हो जाएगा -11, और जब मैं ब्रैकेट एक्सपांड करूँगी तो प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय -20। ये माइनस माइनस अगेन हो जाएगा +30। अब मैं ब्रैकेट एक्सपेंड करूँगी तो प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -40। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो -11 माइनस, और ये हो जाएगा -11 -3 -14 डिवाइडेड बाय। अब मैंने कहा था कि जब भी बहुत सारे नंबर्स हों जो प्लस माइनस साथ में हो, तो हमें क्या करना है कि नेगेटिव नंबर को एक साथ कर लेना है और पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ कर लेना है। इसका मतलब ये है कि -20 -40 साथ में हो गए +30। थोड़ा सा जो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन, क्योंकि हमें डेफिनेटली ओलंपियाड में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, पर मैं स्टार्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही वर्क होता है। अब डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स आप सोचें कि मैं डायरेक्टली यूँ समझ जाऊँ, तो इन सब चीज़ों में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये आपको समझने की ही होती है, प्रैक्टिस से होती हैं, और ये कन्वेंशनली चल के ही होती हैं। तो स्टार्टिंग इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके कैलकुलेशन बहुत क्विकर और फास्टर हो जाएंगे, तब ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चन के लिए प्योरली यू नीड प्रैक्टिस। देयर इज़ नो ट्रिक, देयर इज़ नो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कई चीज़ों की होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं। हो जाएगा -11, अब माइनस और माइनस अगेन जब मैं ब्रैकेट एक्सपैंड करूँगी तो प्लस हो जाएगा, तो +14 -20 -60। अगर हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर ऐड हो जाता है, लेकिन जो साइन होता है वो नेगेटिव ही रहता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो पहले थ्योरीज जाके चेक कर लें। मैंने एक एक चीज़ पे थ्योरी बना के रखी है क्लैरिटी के साथ, तो आप उसको देखें फिर क्वेश्चन करना वुड बी मच मच बेटर। ये हो जाएगा -60 +30। अब 14 -11 हो जाएगा 3, और 30 -60 हो जाएगा -30, और फाइनली हो जाएगा -1/10। -1/10 यानी सी। तो ये हमारा हो गया सही ऑप्शन। क्वेश्चन 2, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन A, B एंड C। तो हमें ये यहाँ पर A, B, C का वो फाइनल दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको वही 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पर आपको ये बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो A, B, C हैं वो कौन है। If the product of two positive integers is 13, the sum of these integers is A। अगर दो इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो 13 है, तो ऐसे कौन से नंबर है? क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स 13 और 1 इटसेल्फ ही होंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका सम डेफिनेटली 13 + 1 14 होगा। तो इससे मुझे पता चल गया A, B और C में से कुछ सही है, D तो सही है ही नहीं, तो ये कट हो गया। अब मैं B देखती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी मैं नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो यानी डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया क्योंकि उसके B में नेगेटिव है। अब बस C और D में से कोई सही है, और उसमें से मुझे समझना है कि आंसर कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है। Question part 3 says law in which the order of numbers does not change the result for addition and multiplication। मतलब कि हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे मैंने आगे पीछे लिख दिया 3 + 4 लिख दिया या 4 + 3 लिख दिया, मेरा रिजल्ट 7 ही आना है। और इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी फाइनल आंसर हमारा हो गया डी।
वहीं पे अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कि हम ग्रुप कर देते हैं, मतलब कि मैं किस तरह से क्वेश्चन की ग्रुपिंग कर रही हूँ उससे मेरे रिजल्ट पे चेंज नहीं आ रहा है, और इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे कि 2 + 3 + 4 है, अब मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया, तो पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 + 2 5 हुआ और 5 + 4 9 हो गया। अब मैंने इसका ब्रैकेट चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया ग्रुपिंग का, और ये 3 + 4 हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया, 7 आया और 7 + 2 अगेन 9 मिल गया। तो देखते हैं कि मैंने किस तरह से ग्रुपिंग की है, उससे चेंज नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन 3, इवेल्युएट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब आ चुके हैं, सबकी प्रॉपर्टी, लेकिन आपने बॉडमास बहुत अर्ली एज से पढ़ रखा है, विच सीज कि आपको पहले डेफिनेटली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहाँ पे पहले जहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो -2 × -1 दे देगा 2, -4 × -2 दे देगा +8, -1 × -2 दे देगा +2, और -6 × -1 दे देगा +6 डिवाइडेड बाय। अब हम 2, वही मैं पहले मल्टीप्लाई को ही देखूंगी, तो -2 × 1 हो जाएगा -2 +3 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 18, 8 + 2 10, ये हो जाएगा 18, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। सो 18/9 मुझे आंसर मिल जाएगा 2, जो कि ऑप्शन है डी। क्वेश्चन 4, व्हाट विल बी द 8th नंबर व्हेन द फॉलोइंग नंबर्स विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैंने बताया था कि नेगेटिव जो होता है आपका इंटीजर, तो वो उल्टा चलता है। जैसे कि अब मैंने बात की 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है, 1 सबसे छोटा नंबर है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बड़ा नंबर है, पर वहीं मैंने उसके पीछे अगर नेगेटिव साइन लगा दिया तो ये वर्क ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब अब -1 -4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ 0 से पीछे जाते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली 0 से -1 -2, तो मैंने किसी चीज़ से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, सपोज 11 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 बचा, लेकिन वहीं से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 4 बचा, यानी क्वांटिटी छोटी हो गई। इसलिए जैसे जैसे हम नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाते जाते नंबर और छोटे होते जा रहे हैं। तो नंबर लाइन के लेफ्ट में जाने से सारे नंबर छोटे होते जाते हैं और राइट हैंड साइड पे जाते जाते बड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ तो नेगेटिव नंबर्स पहले आएंगे। तो सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा जो नेगेटिव तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर मैं अगर छांटूँ, पहले तो मुझे गिनना है कि कितने सारे नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। वो इसलिए कि हम कोई मिस ना कर दें, बात वो है। और दूसरी बात ये भी है कि बेस्ट ये होता है कि जो आप करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हो, नंबर पे टिक करते जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो दिख रहा है वो -121 है, जो मैं लिखूँगी और मैं उसको कैंसिल कर दूँगी ताकि वो टेंशन ना रहे, ये ध्यान नहीं रहे कि हमने कुछ मिस आउट कर दिया। उसके बाद जो नेगेटिव नंबर आएगा 70, तो 70 हो जाएगा। इससे बड़ा जो मुझे दिख रहा है वो -44 दिख रहा है। इसके बाद जो मुझे दिख रहा है वो -39 दिख रहा है। इसके बाद -21, फिर -20, फिर -17, फिर -3। मैंने कहा था 18 नंबर हैं, तो हमने यहाँ पर 8 नंबर लिख लिया। मुझे देखना है कि 10 नंबर्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और क्लियरली वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और वैसे भी वो 8th नंबर पूछ रहा है, तो हमें अब उनको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि टाइम बचाने की ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें होती हैं कि उसने 8th नंबर पूछा है तो आप 8 तक ही अरेंज करें, तो नो पॉइंट कि बाकी वाले अरेंज करें। पर इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 18 गिन लिए थे, क्योंकि मुझे ये जानना है कि मैं कहीं कोई नंबर मिस तो नहीं कर रही। तो 8 नेगेटिव नंबर मैंने लिख लिए हैं और बचे 10 सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो यानी
हाँ, तो इनमें से जो मैंने सब अरेंज कर रखे हैं वो सही ही होंगे, मुझे करेक्ट आंसर ही मिलेगा। और इनमें 8 नंबर पे जो आ रहा है वो हो रहा है -3, तो आंसर आ गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ रहा है, इनमें से कौन कौन सा है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को करूँगी तो 90 + 40 हो जाएगा 130, और 130 - 70 हो जाएगा 60, तो लेफ्ट हैंड साइड 60 हो गया। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड 60 आ रहा है कि नहीं। 70 + 40 जो हो गया 110, और -90 20 दे गया, यानी ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो 65 + 40 जो हो जाएगा 105, और इसमें से -30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75। वहीं पे राइट हैंड साइड पे 30 + 40 हो जाएगा 70, और 70 - 65 हो जाएगा 5, तो ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। सी देखते हैं, 20 - 12, या फिर मैंने जैसे कहा था कि एक साथ सब पॉजिटिव को कर लें और एक साथ सारे नेगेटिव को कर लें, तो 20 + 2 हो जाएगा 22, -12 आंसर आया 10। वहीं पे मैं इन दोनों को करूँ तो -12 से 22 - 12 आंसर हो गया 10। ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन आ गया सी। अब डी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार होता है अगर उन्होंने ऑप्शंस बोला है तो उस केस में हमें करना पड़ेगा डी भी सॉल्व। तो जनरली अगर हमें आंसर सेकंड या फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि बाकी ऑप्शन करें, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं। वो इस तरह से ही डिज़ाइन करते हैं कि आंसर यही आना चाहिए और बच्चे ने ऑप्शन ए देख के ही करेक्ट मार दिया है, इसलिए रीचेक करना ज़रूरी है कि आप ये कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। इस केस में डेफिनेटली हमने सही ही किया है। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द सम ऑफ ऑल रोज एंड कॉलम्स शुड बी सेम, देन अगर सारे रोज और कॉलम्स का सम सेम है तो फिर क्या होगा। ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैजिक बॉक्सेस होते हैं, जो आपके मैजिक स्क्वायर्स होते हैं, उसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले वो रो कॉलम या डायगोनल सिलेक्ट करना है जो कि नोन हो, जो उसमें कुछ भी अननोन नहीं हो। अगर मैं पहले रो की बात करूं तो उसमें डी अननोन है, दूसरे की बात करूं तो उसमें ए अननोन है, दो में तो दो ही अननोन है। अब मुझे कॉलम से स्टार्ट करना है, पहले ही कॉलम में मुझे सारे नोन मिल गए, तो मुझे सम पता चल गया कि सबका सम क्या होना चाहिए। तो 4 - 1 3, और 3 + 3 यानी 6। अब मुझे ये समझ आ गया है कि सबका सम 6 होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले वो वाली रो या कॉलम सिलेक्ट करूँगी जिसमें सिर्फ एक अननोन हुआ, क्योंकि अगर मैं इसके सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे 2 अननोन हैं, इसको भी सिलेक्ट करूँ तो 2 अननोन है, जो कि मुश्किल है। तो अब मुझे वो रो सिलेक्ट करनी है जो इसमें एक ही अननोन हो, जो कि पहला है। इसका मतलब ये है कि इनका सम 6 होना चाहिए। 4 + d - 5 का सम 6 होना चाहिए। तो 4 - 5 हो जाएगा -1, और d हो जाएगा 7। तो मुझे फिक्स मिल गया d तो 7 है, ये हो गया 7। अब नेक्स्ट रो में आई मैं, तो नेक्स्ट रो में सम क्या होना चाहिए मेरा, अगेन 6 होना चाहिए। तो -3 और -1 हो गया -4, और -4 + ये होना चाहिए 6, तो यानी a यहाँ से क्या मिल गया मुझको, ऑब्वियसली 10, क्योंकि 10 - 4 6 हुआ, तो a मिल गया 10, ये हो गया 10। अब c, अब मैंने जो नेक्स्ट रो देखी है उसमें 2 अननोन हैं, तो अब मुझे वो कॉलम, एक कोई पॉइंट नहीं है, सी भी दोनों ही अननोन हैं, तो अब मुझे वापस कॉलम्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ सॉल्व कर लिए हैं। तो ये वाले कॉलम में डी भी पता हो गया है, हमें सिर्फ सी पता करना है। तो 7 - 3 + c 6 के इक्वल होना चाहिए। तो 7 - 3 हो गया 4, + 6 = 6, और c हो गया 2, तो मुझे ये मिल गया 2। अब बच रहा है बस बी। तो इस बी के लिए या तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकती हूँ, या मैं इस रो को सिलेक्ट कर सकती हूँ, कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करूँ तो लास्ट रो में है 3 + 2 + b, मैंने ये वाली रो को सिलेक्ट किया। 3 + 2 c 2 हो चुका है, = 6। ये हो जाएगा 5 + b = 6। अब मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 6 मिल जाए, यानी 1 ऑब्वियसली। अब वो वैल्यू पूछ रहा है a + b + c + d की, तो a की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 10, b की वैल्यू जो निकली है वो है 1, c की वैल्यू 2, और d की वैल्यू 7। तो यहाँ से बन गया हमारा आंसर 20।
आंसर ए है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम शोन ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर इनिशियली जो वैल्यू है ये क्या है, -2। अब हम यहाँ पर पहुँच गए 11 पे पहुँच गए, लेकिन 11 पे पहुँचने के लिए हमने क्या ऐड किया, ये 11 ऐड नहीं किया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले, इसलिए ऑप्शन ए में इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चा देखेगा वो -2 है, -2 से मैं आगे बढ़ा 11 पे +11 और फिर मैं गया 3 तक तो -3, और ए ऑप्शन सीधा करेक्ट कर दिया और आंसर हो गया गलत। ये नहीं होगा। -2 से कितना अपन आगे बढ़े कि हम 11 तक पहुंच गए। -2 से 11 तक हम कितने स्टेप गए, 13 स्टेप। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 स्टेप्स हम आगे गए हैं। तो -2 + 13, अब यहाँ 13 स्टेप्स आगे आने के बाद हम फाइनली 11 तक गए। उसके बाद हम कितने स्टेप्स पीछे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स पीछे, यानी -8 हुआ। और हमें जो हमारा हुआ वो आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जो मैंने अभी समझाया था, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे हम उसको कर दें तो भी रिजल्ट सेम ही रहता है। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और इसमें से क्लियरली ये है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है और ये फॉलो कर रहा है, लेकिन एडिशन भी फॉलो करता है जो कि ये है। लेकिन एक इसमें वो चीज़ है कि पॉजिटिव आपका रहना ज़रूरी होता है इस केस में, मतलब कि हमने -4 को सेपरेट आउट करके लिखना है। -4 आगे पीछे लिख दिया है तो डेफिनेटली फॉलो होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि नंबर चेंज कर दी, साइन बीच में वैसे ही रहा, तो 2 और 4 यहाँ है, लेकिन सब्ट्रैक्शन अभी बीच में और 4 और 2 ऐसे हो गए। तो इस केस में क्या हो गया कि आंसर आपका चेंज हो गया, एक में -2 आएगा और एक में +2 आएगा। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन। आपको ये नेगेटिव दिख रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन -4 एज इट इज़ ही है, ये एक्चुअली पॉजिटिव का केस है, एडिशन का केस है। और इस केस में ये दोनों ही आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर बी एंड सी बोथ है। Question 9, fill in the blanks. The sum of a positive integer and a negative integer is always, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने पूरी पढ़ रखी हैं और हमें पता है कि जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आंसर कुछ प्रॉपर मिले ही मिले। साइन बड़े वाले नंबर पे डिपेंड करता है, जिसकी फेस वैल्यू बड़ी होती है वो नंबर पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि 21 - 2, फेस वैल्यू 21 की बड़ी है तो इसलिए आंसर सब्ट्रैक्ट करने पे 19 आया, और 21 का साइन पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव गया। पर वहीं पर अब मैंने -21 + 2 लिख दिया है तो स्टिल हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। रिमेंबर ये चीज़ तो पक्की है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने पे सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो ये हो जाएगा 19, लेकिन फेस वैल्यू 21 की ज़्यादा है तो साइन 21 का है नेगेटिव, आंसर हो जाएगा नेगेटिव। तो आप हमेशा क्या साइन आने वाला है ये नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर इन लंडन एट 8 AM वॉज -3। तो हम लिख लेते हैं, पहले 8 पे था -3। बाय नून इट इंक्रीज बाय 7 डिग्रीज बट बाय मिड नाइट ड्रॉप्ड अगेन बाय 9 डिग्रीज। व्हाट वाज द फाइनल टेम्परेचर एट मिड नाइट। तो दिन पहले -3 था, फिर 7 डिग्रीज बढ़ गया और मिडनाइट तक -9 हो गया। घटने में हम माइनस यूज़ कर रहे हैं, बढ़ने में हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि जब भी आपको बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर साथ में दिखते हैं तो आपको एक ग्रुप बना लेना है। तो -3 -9 + 7, और ये हो जाएगा -12 + 7, आंसर हो जाएगा -5। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया -5, यानी फाइनल टेम्परेचर है -5 डिग्रीज। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हमारा अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब लास्ट क्वेश्चन है, सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ -350 बिलो सी लेवल, इट राइजेज 120 मीटर देन डिसेंड्स अनदर 200 मीटर, व्हाट इज इट्स फाइनल पोजीशन रिलेटिव टू सी लेवल। तो एक सबमरीन है जिसकी डेप्थ ऑलरेडी -350 मीटर्स है और वो सी लेवल के बिलो है। वैसे 350 मीटर बिलो सी लेवल अपने आप में ही बता रहा है कि वो नेगेटिव है। इट राइजेस 120 मीटर, मतलब हमने 120 मीटर वो
राइज करेगा, यानी ऑब्वियसली 120 इस पे ऐड करना है। और अब वो वापस से 200 जाके नीचे जा रहा है, मतलब अगर वो नीचे वापस से डिसेंड कर रहा है तो वो -200 हुआ। वही जो मैंने बताया है कि हमें पहले नेगेटिव्स को साथ में रखना है और पॉजिटिव को साथ में रखना है। यहाँ पे जो सारे नेगेटिव नंबर है उनको मैं ऐड कर सकती हूँ, यानी 350 और 200, और आंसर जो फाइनल होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। सो -550 + 120। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन तो होना ही है, यानी 430, और जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है यानी 550 की, उसका हम साइन यहाँ रखेंगे, आंसर हो जाएगा -430। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप और ऐसे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमने एक PDF पूरी की है, वो बहुत मिनिमम यू कैन से कि बहुत रीज़नेबल प्राइस पर है, लेकिन उसमें आप थ्योरी से लेके प्रॉपर क्वेश्चन हर चीज़ अवेल कर सकते हैं। प्रॉपर एक इस तरह से है कि बच्चे को बर्डन भी नहीं लगने वाला है कि देखेंगे तो आपको फील हो कि अरे यार ये तो बहुत मोटी बुक है, कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म करना है। नहीं, उसके थ्योरी भी इतनी दे रखी प्रिसाइसली कि वो आपको हेल्प करेगी बेस बनाने में भी, एट द सेम टाइम वो आपको आपके जो आप भी जो भी फॉलो कर रहे हैं CBSE या आपका ICSE बोर्ड है या आपका स्टेट बोर्ड है, वो आपको उसमें भी हेल्प करने वाला है। ओलंपियाड में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा ही। तो वो बुक्स डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं और वो बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं इकट्ठा करने वाली है, बहुत प्रिसाइज्ड है, और क्वेश्चन इस तरह से हैं कि सिंपल हार्डर हर तरह से मिक्सड अप क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बस हमें ईमेल कर दें exaacademy@gmail.com पर, हम आपसे वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें तो है ही सही। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, टेक केयर।